हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग दिगंत पुस्तक के गद्य खंड का 4 अध्याय का वस्तुनिष्ठ और लेखक परिचय देखेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, यह एक निबंध है। दूसरा, उसने कहा था, श्री रामचंद्र शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ है। और तीसरा है संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा हुआ एक भाषण है। और चौथा अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। तो ये हम लोग 4 अध्याय के लेखक परिचय और इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है बातचीत, जिसके लेखक हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं, जो आपको याद रखना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव इससे हमारा बन गया कि बातचीत जो चैप्टर है, इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। तो लेखक परिचय हमारा इस प्रकार है। पहला आपको याद, जो चीज इसमें बताई गई है वो ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए और इसको अपने कॉपी में नोट्स कर लेंगे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे तथा माता पार्वती देवी एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने उनके मन में अध्ययन के प्रति रुचि जगाई। पिता के निधन के बाद उन्हें घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया तथा साहित्य के प्रति समर्पित रहे। 20 जुलाई 1914 को उनका निधन हो गया। इसमें आपको ध्यान में रखना है, पहला आपसे पूछा जा सकता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, ये किस क्षेत्र से, ये राज्य से संबंधित है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, और इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ है। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी, जो दो आपको याद रखना है। इनकी माता ही ने इनके मन में अध्ययन के प्रति काफी रुचि जगाई थी, क्योंकि इनके पिता के निधन होने के बाद ये काफी आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, लेकिन इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और ये साहित्य से जुड़े रहे। अंततः 1914 ईस्वी में 20 जुलाई को इनका निधन हो गया। तो इतना आपको इम्पोर्टेंट है, लेखक परिचय से आपको याद रखना है। अब इनके द्वारा कुछ रचनाएं हैं जिसे हम लोग देखेंगे। इनके द्वारा जैसे इन 4 चीजें, उपन्यास, नाटक, निबंध और प्रहंस। उपन्यास में याद रखना 100 अजान 1 सुजान, ये याद रखना है। दूसरा है नूतन ब्रह्मचार्य, उचित दक्षिणा, सद्भाव का अभाव, रसातल यात्रा और हमारी घड़ी। एक और इसमें है लिखा हुआ रहस्य कथा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर है रहस्य कथा, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। फिर इनके द्वारा नाटक है, बहुत प्रसिद्ध है, पद्मावती है। फिर उसके बाद है शिशुपाल वध है, सीता वनवास है, मेघनाद वध है, चंद्रसेन है, शिक्षादान है, भारतवर्ष फली, एक रोगी एक वैद्य, रेल की विकट खेल, बाल विवाह। और इनके द्वारा निबंध लिखा गया है भट्ट निबंध माला, जो आपको याद रखना है। प्रहंस है नई रोशनी का विश्व, जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबन। ये आपको कम से कम उनका याद रखना है। उपन्यास, नाटक, निबंध, जो एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछे जाते हैं कि 100 अजान एक सुजान किसने लिखा, या आप पूछ सकते हैं नाटक पद्मावत किसके द्वारा रचित है। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। इनकी भाषा विषय की विशेषता की बात किया जाए तो एक भट्ट जी, जो बालकृष्ण भट्ट का बात है, एक गद्यकार थे। रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और श्रुति की श्रेणी में रखा। प्रस्तुत निबंध बातचीत उनके निबंधकार वाले व्यक्तित्व तथा निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस अध्याय से संबंधित, बातचीत से संबंधित विषय जो चैप्टर है आपका, इसको कुछ ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। पहला सवाल है, लेखक के अनुसार 2 सहेलियों की बातचीत का विषय कैसा होता है? तो होता है रस का समुद्र, इससे पास होता है। दूसरा, 2 बूढ़ियों की बातचीत का प्रकरण क्या होता है? तो दो बूढ़ी औरतें बात करती है, उसका होता है बहुओं तथा बेटियों का गिला शिकवा होता है। तो बूढ़ी जब आपस में बात करती हैं, या तो बहू के बारे में बात करेंगे, बेटियों के बारे में। तीसरा है, बातचीत में स्कूल के बच्चों का विषय क्या रहता है? तो उस साथ की शिकायत, तारीफ या अपने सपाटियों के गुण या दोस्त। जब स्कूल के बच्चे आपस में बात करते हैं तो सभी क्या होते हैं? या तो अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ, या अपने दोस्तों के बारे में गुण या दोस्त बातें करते हैं। बातचीत की चौथा सवाल है, बातचीत की कौन कौन सी किस्में हैं? तो बातचीत की उसमें 3 किस्में, जैसे राजकाज, व्यापार, सिनेमाले की बातचीत में 3 तरह की बातचीतें होती है। 5वां सवाल है, बात करने का हुनर किस देश के लोगों में पाया जाता है? यूरोप के लोगों में पाया जाता है। तो पूरा देश सुभद्र गोठी किसे कहा जाता है? जिससे सुन कान को अत्यंत सुख मिले, मतलब जिससे सुनने से कान क्या मिले? प्रसन्नता मिले, सुख मिले, उसी को कहते हैं सुख गोठी कहा जाता है। अगला सवाल है 7वां, लेखक के अनुसार किस उम्र में लोगों की बातचीत सारगभृत होती है? तो 25 वर्ष से ऊपर नौजवानों की बातचीत कब तक संभव नहीं हो सकती? कब तक नहीं संभव हो सकती? याद है बिना किसी दूसरे व्यक्ति, अकेले
नहीं हो सकता है। बातचीत का न्यूनतम ढंग क्या होता है? एक दूसरे के यहाँ बिन बुलाए जाकर बात करनी। ठीक है, न्यूनतम सबसे खराब ढंग क्या होता है? बिना बुलाए किसी के यहाँ जाकर बात करनी। बातचीत करने का तो अपने आप से बात करना। जीवा को काबू करने से क्या होगा? जीवा को यदि हम काबू करेंगे तो क्या होगा? क्रोध करने वाले शत्रुओं पर विजय हम लोग पाएंगे। यदि जीवा को कंट्रोल करते हैं तो क्रोध करने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। 12वें सवाल है, राम रमोवल का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत। नूतन ब्रह्म उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, अभी ऊपर में था भी। अगला सवाल है 14, बालकृष्ण भट्ट के रचनाकार कौन है? याद रखना है, मतलब जो रचना काल है कैसा है? आधुनिक काल है। बातचीत किस साहित्य विद्या की रचना है? ललित निबंध की। ये पहला अध्याय हमारे। अब हम लोग देखेंगे अध्याय 2। उसने कहा था, इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, जिन्होंने ये लिखा है। लेखक परिचय देखें तो रामधारी शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883 को राजस्थान जयपुर में। इनका मूल निवास जिला है हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा में, जिसको स्थानीय मतलब गाँव का गुलेरी है। उनके पिता का नाम पंडित शिवाराम और इनका देहांत हुआ था तब 12 सितंबर 1922 को। इसे 3 बात रखना है। एक तो जन्म 7 जुलाई 1883 को, कहाँ हुआ है? जयपुर राजस्थान में। ये कहाँ के मूलतः रहने वाले हैं? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, जो गुलेरी नामक गाँव है। और इनके पिता का नाम क्या है? राम है, जो आपको याद रखना है। इनके द्वारा कई रचनाएं हैं, जिसमें कहानी में है, कहानी में 2 या 1 तो पहला उसने कहा था, जो आपको याद रखना है। दूसरा है बुद्धू का कांटा और एक है सुखमय जीवन, ये आपको याद रखना है। निबंध में तत्वा धर्म, भारतवर्ष, पुरानी हिंदी और एक दिवायन, ये आपको याद रखना है। टिप्पणियां हैं इनकी, टिप्पणियां में याद रखना है कुछ खास वैदिक भाषा में प्राकृतिकरण, याहीन हिंदी और अनुवाद पाठ। संपादन में इन्होंने किया है एक काशी नगरी, क्या है आपका? काशी नगरी है। ठीक है, ये समालोचन है, काशी नगरी है। और प्राचारिणी पत्रिका, ये आपको याद रखना है ना, प्राचारिणी पत्रिका, ये इनके द्वारा लिखे हुए। भाषा विशेषता की बात किया जाए इनकी तो गुलेरी जी का भाषा विशेषता में यहाँ ये आगे मात्रा यहाँ से दिया है, ध्यान दे लेंगे। गुलेरी जी की रचनाएं अपने विषय वस्तु भाषा शैली के कारण बहुत विख्यात रही है। इनकी भाषा में सरलता व सहजता के गुण तो हैं ही, भाषा में सृजनात्मकता का दर्शन भी होता है। प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर कृति है, जिसे हिंदी कहानी में मील का पत्थर माना जाता है। इस कहानी का तत्व शुद्ध प्रेम की भावना को पाठक के बीच रखना है। याद रखना, एक ये प्रेम कथा है जो आपको याद रखना, ये कहानी एक है, जो पढ़िएगा। उसने कहा तो बहुत ही अच्छा है। उसमें एक व्यक्ति है बहुत फेमस, आज काफी कैरेक्टर उससे अटैच की गई है, लहना सिंह, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो आइए इसको ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इक्के वाले किसकी पीठ पर घोड़े बरसाते हैं? तो याद रखें, इक्के वाले किसी घोड़े की पीठ पर बरसाते हैं। इक्के वाले लोगों को रास्ते से हटाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, हटना भाई जी, हटो बच्चों। जब आप पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको कहानी जरूर, इसको ध्यान से सब लोग बच्चे पढ़ेंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव है, लड़का और लड़की कौन थे? दोनों कहते हैं सिख थे। लड़का लड़की कहाँ पर रहते थे? लड़का मगरे में और लड़की मांझे में। लड़का लड़की से क्या पूछता है? यहाँ गलत है, ठीक है। लड़का लड़की से क्या पूछता है? तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। वजीरा सिंह कौन था? याद रखना है, पलटन विदूषक था। लहना सिंह लड़ाई के बाद सरकार से क्या मांगना चाहता था? या मुल्का होगा, क्या मांगना चाहता था? जमीन। सिख लोग किस वस्तु का सेवन नहीं करते हैं? तंबाकू का। लहना सिंह के अनुसार जारा क्या है? मौत और निमोनिया है। लहना सिंह कहाँ मरना चाहता है? बुल्ले की खार के किनारे। हाँ, बुल्ले की खार के किनारे मरना चाहता है। वजीरा सिंह कौन सा गीत गाता है? दिल्ली शहर के पिछौर यूं जांदिए। खाई में कितने जर्मन सिपाही थे? लगभग 50 सिपाही। बोधा सिंह के पिता कौन थे? सूबेदार जी। 14 नंबर सवाल, कैप्टन के बाल किसकी तरह दिखाई दे रहे थे? कैदियों की तरह। लेफ्टिनेंट साहब क्या पिए हुए थे? शराब। लहना सिंह अंधेरे में किससे टकराया? वजीरा सिंह से। लहना और लेफ्टिनेंट सिंह कहाँ पर शिकार करने गए थे? जगाधरी जिले में। लहना सिंह को गोली कहाँ लगी? जांग में। जर्मन सिपाही चिल्लाकर कहाँ घुस गया? खाई में। 20 नंबर सवाल, लड़ाई खत्म होने पर दोनों तरफ से कितने सैनिकों की मौत हो गई? तो जर्मन की तरफ से 68, असिक्यों से 15। जीवन भर की घटनाएं किस समय सामने आती है? मृत्यु के समय। लहना सिंह नंबर 77 राइफल में क्या बन गया था? जमादार। वजीरा ने अपनी गोद में किसका सिर रखा? लहना सिंह का। लहना सिंह के बारे में अखबारों में क्या खबर पढ़ने को मिली? लहना सिंह घावों से मर गया। उसने कहा था, कैसी कहानी है? एक युद्ध विरोधी कहानी है। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। संस्कृत कवियों ने शही किसे कहा है? चंद्रमा को कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? लाना सिंह ने। किसकी कहानी को महान कौन बनाता है? कहानी का उद्देश्य। गद्य का विकास किस काल में हुआ? आधुनिक काल में हुआ। हम लोग तीसरा अध्याय देखते हैं, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। आपको याद होगा कि ये बिहार आंदोलन सारा आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए लेखक परिचय हम लोग। 20वीं सदी के भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिकारी नेता, समर्पित समाजसेवी और विद्रोही स्वाधीनता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ है? याद रखना 11 अक्टूबर 1902 को उत्तर प्रदेश के बलिया तथा बिहार के सारण जिले के फैला सितारा गांव है अपना, सितारा दियारा में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। इनकी माता का नाम फूलरानी और पिता का नाम हर्षदयाल था। याद रखना। यह हमेशा जनता की आवाज उठाते रहे, जिनके कारण इन्हें कितना भी जाना गया? लोक नायक के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है लोक नायक के नाम से क्यों जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। 1922 में अमेरिका चले गए। वहाँ कैलिफोर्निया, बर्ले, विस्किन, मैडिंग आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। यहीं से इन्होंने मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की। 8 अक्टूबर 1979 तक उनका देहांत हो गया। 1979 को उनका देहांत हो गया। आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, राजनीतिक सक्रियता की बात किया जाए तो 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1932 में आंदोलन और सविनयवादी आंदोलन के दौरान में जेल गए। सोशलिस्ट पार्टी का गठन में अहम भूमिका। 1942 के आंदोलन में इन्होंने विशेष प्रतिज्ञा उसको प्रसिद्धि मिली। आज़ादी के बाद 1958 में उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। इनके सहयोग से ही जनता पार्टी का गठन हुआ। ये राजनीतिक इनकी सक्रियता है जो आपको याद रखना है, जो ऑब्जेक्टिव के तौर से पूछा जा सकता है। उसके बाद साहित्य रचना की बात किया जाए तो कुछ विशेष नहीं है, लेकिन तभी आपको 3 फैक्ट याद रखना है। एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक इन्होंने किताब लिखा है। समाज सेवा के लिए इन्हें मैसेज अवार्ड दिया गया है और मरने के बाद 1998 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। ये 3 फैक्ट याद आपको रखना है। उसके बाद ये अध्याय है, कहा जाता है 5 पुल लिखा गया है, गलत है, पुल नहीं होगा, आपका जून होगा। तो कहा जाता है 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। और उसी का एक ये अंश संपूर्ण क्रांति का एक अंश है, जिसमें यह पूरा भाषण एक पुस्तक के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। इस भाषण ने संपूर्ण देश में क्रांति की लहर दौड़ा दी थी। लोगों के हृदय क्रांतिकारी विचारों के धधक उठे तथा आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया पटना के गांधी मैदान में। वैसे भी इसके बाद आज तक, ये यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, ये आज तक इकट्ठी नहीं हुए और न ही ऐसे प्रभावशाली जनसंवाद कायम हो सका है। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव देते हैं। ऑब्जेक्टिव है, लेखक किस सभा को संबोधित कर रहे थे? छात्र संघर्ष समिति को। लेखक के भाषण देने से पहले किसने पढ़ी थी? रेणु जी ने पढ़ी थी। आंदोलन से प्रभावित होकर कविता किसने लिखी? दिनकर जी ने। दिनकर जी इनके यहाँ मेहमान थे। रामनाथ गोयनका के यहाँ। नर्सिंग होम का क्या नाम था? मिलिंगटन नर्सिंग होम। लेखक को किन 2 लेखकों की कमी महसूस हो रही है? बेनीपुरी और दिनकर जी की। लेखक का पहला नारा क्या था? यूथ फॉर डेमोक्रेसी। लेखक किस कॉलेज के विद्यार्थी थे? पटना कॉलेज के। लेखक ने किसके आह्वान पर असहयोग आंदोलन में भाग लिया? महात्मा गांधी। लेखक इनके यहाँ प्रयोग करने के लिए गए थे? याद रखना है, नाम है कुल देव सहाय वर्मा जी के प्रयोगशाला में। लेखक किनको पूजनीय मानते थे? महामना मदन मोहन मालवीय जी को। लेखक किस देश में जाकर पढ़ना चाहते थे? अमेरिका में। लेखक स्पॉन्सरशिप कब मिली? BA पास करने के बाद। लेखक मार्क्सवादी कब बने? 1924 में। लेखक से आंदोलन के समय कौन कौन से मिलने आए थे? लेखक से आंदोलन के समय कौन कौन मिलने आए थे? लखनऊ साहब और चंद्रशेखर जी। लेखक को किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही थी? लोकतंत्र की शिक्षा। लेखक के परम मित्र का नाम क्या था? उमाशंकर शेखरी। जरूर याद रखिएगा। 18वां नंबर सवाल देते हैं। उमाशंकर किस आंदोलन में अंडरग्राउंड नेता थे? 1932-33 के बम्बई आंदोलन में। उमाशंकर दीक्षित को सदानंद जी ने किस नाम से पुकारा था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से पुकारा था। लेखक सीरियस मतभेद किसके साथ मानते थे? इंदिरा गांधी के साथ। लेखक के अनुसार जवाहरलाल नेहरू मृत्यु का कारण क्या था? चीन का आक्रमण। लेखक के अनुसार सबसे ज्यादा करप्शन किस क्षेत्र में है? राजनीति में। लेखक राजनीति में किस बात की आलोचना करते हैं? चुनाव खर्चे की आलोचना। जनमत में सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? मीडिया का। अब हम लोग अध्याय 4 अर्धनारीश्वर, जिनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। तो इसको देखा जाए। कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है? 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में सिमरिया नामक गांव में हुआ। माता का नाम याद रखना है, मनरूप देवी है, क्या है? मनरूप देवी। और पिता का नाम रवि सिंह। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में हुई और इनका देहांत 24 अप्रैल 1974 को किया है। तो यहाँ से आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं रामधारी सिंह दिनकर का।
एक तो जन्म आपको याद रखना है, जो 23 सितंबर 1908 को हुआ, सिमरिया बेगूसराय में हुआ। माता का नाम मंदोक देवी, पिता का नाम रवि सिंह। साहित्य रचना की बात किया जाए तो दिनकर जी की पहली जो कविता 1925 में छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जो आपको याद रखना है। जीवन में उनकी अनेक रचनाएं, जैसे देश, पटना से, प्रकाश, बेगूसराय, प्रतिमा और कन्नौज में प्रकाशित हुआ है। उनकी पहली कविता पुस्तक प्रणभंग 21 वर्ष की आयु में प्रकाशित हुई थी। जैसे इनकी काव्य रचना देखा जाए तो इसमें आप देख सकते हैं रेणुका है, ओंकार है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रति है, नील कुसुम है, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता, कवित और हारे को अरिनाम। गद्य रचनाएं की बात करें तो नीति की ओर, नारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय और काव्य की भूमिका, बट पीपर, ये सब है इनकी गद्य रचना है जो लिखी गई है। अब इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ देख लिया जाए। पहला है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का अंग कैसा दिखाई देता है? आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का। सिंहासन किसके लिए होता है? राजा के लिए। सभ्यता का पहला सोपान क्या है? कृषि का विकास। नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई है? कृषि के आविष्कार से हुई है। ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। लेखक के अनुसार नर नारी का उद्देश्य क्या है? एक जीवन उद्देश्य है। दिनकर किस युग के कवि हैं? छाया उत्तर युग के, याद रखिएगा, छाया पूछा जाता है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या संबंध है? निबंध से। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ? 1952 ईस्वी में। नारी कौन थी? धृतराष्ट्र की पत्नी थी, ये भी याद रखिएगा आप। युद्ध और शांति पर लिखी गई कृति कौन कौन सी है? कुरुक्षेत्र, रश्मि, परशुराम, पाटलिपुत्र।